हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस पोयम को आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ। उस पोयम का टाइटल है टाइम एंड टाइम अगेन। ए के रामानुजन ने लिखी है पोयम। ए के रामानुजन इंडिया के जाने माने इंडो आंग्लियन पोइट्स में से एक है। पहले ए के रामानुजन के बारे में आपको कुछ एक जानकारी दे दूं। रामानुजन का जन्म हुआ था 16 मार्च 1929 को मैसूर में। उनकी खास बात यह है कि उन्होंने बहुत सारे एंशियंट तमिल लिटरेचर को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और साथ ही साथ में उनकी मृत्यु के समय तक वो प्रोफेसर थे लिंग्विस्टिक्स के इन शिकागो यूनिवर्सिटी। इसके अलावा उन्हें पद्मश्री का अवार्ड मिला था 1976 में और साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था 1995 में। साहित्य अकादमी अवार्ड उन्हें पोस्थुमसली मिला था, यानी कि मृत्यु के उपरांत मिला था। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है अच्छे से। पोयम के अंदर एक सिंपल से थीम को उन्होंने डिस्कस नहीं किया है, बल्कि वो एक गहरी बात को हमें प्रस्तुत कर रहे हैं। टाइम एंड टाइम अगेन। पोयम का टाइटल देख करके हमें ऐसा लगता है समय पर या क्लॉक टावर्स, क्लॉक वॉचेस, इनके बारे में होगी जब हम पोयम स्टार्टिंग में पढ़ते हैं तो भी, परंतु ऐसा नहीं है। पोयम के अंदर एक गहरे विषय को प्रस्तुत किया है। क्लॉक टावर्स को सिंबल के तौर पर यूज करते हैं पोइट, और फिर बताते हैं कि अलग अलग धर्म के लोगों के बीच में किस प्रकार से धार्मिक उन्माद जब विकसित हो जाता है या धार्मिक भावनाएं जब तीव्र होने लगती है तो वो दंगे फसाद का रूप ले लेती है। और ये सारी की सारी परिस्थितियों को 2 मिनट में अगर कोई कंट्रोल करता है तो वो केवल मात्र प्रकृति है। प्रकृति एक क्रिया करती है और 1 मिनट में सारी सृष्टि का नाश हो सकता है। इस प्रकार से वो अपनी कविता को कंप्लीट करते हैं। तो पोयम के अंदर का जो थीम है, पहले हम उसको समझते हैं कि किस प्रकार से वो क्लॉक टावर्स को लाते हैं, फिर क्लॉक टावर्स को कनेक्ट करते हैं हमारी धार्मिक भावनाओं से, दंगे फसाद से, और फिर उसके बाद किस प्रकार से इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए प्रकृति का एक्शन होता है। तो ध्यान दीजिएगा पोयम पर, टाइम एंड टाइम अगेन पर। और लिसन टू द क्लॉक टावर्स, ध्यान से सुनो उन घंटा घरों को। क्लॉक टावर्स यानी घंटा घर, लगभग हर शहर में होता है एक घंटा घर। तो उस घंटा घर को ध्यान से सुनो। और ऑफ एनी ओल्ड वेल मैनेज्ड सिटी, जितनी भी व्यवस्थित शहर होते हैं ना, वेल मैनेज्ड यानी कि जो सभ्य समय के अनुसार जिनमें चेंजेस आ गए हैं, ऐसे शहरों के क्लॉक टावर्स को ध्यान से सुनो। ये क्लॉक टावर्स क्या करते हैं? बीटिंग देयर गोंग्स। गोंग्स का क्या मीनिंग होता है? गोंग्स का मीनिंग होता है जो घड़ियों में घंटे लगे हुए होते हैं ना, उनको गोंग्स कहा गया है। तो बीटिंग आउट देयर गोंग्स, वो क्या करते हैं? अपने घंटे बजाते रहते हैं क्लॉक टावर्स राउंड द क्लॉक। घड़ी में जैसे जैसे समय होता जाता है वैसे वैसे हर एक घंटे में ये क्या करते हैं? ये घंटे बजते हैं। ईच स्लाइटली ऑफ अदर्स टाइम। दुनिया में जितने भी घंटा घर बने हुए हैं, हर घंटा घर एक दूसरे से मैच करता हुआ टाइम शो नहीं करता है। बिल्कुल स्लाइट डिफरेंस होगा, पर डिफरेंस होगा ही होगा। तो बोल रहा है पोइट कि ईच स्लाइटली डिफरेंट ऑफ अदर्स टाइम। एक जो घंटा घर होता है उसका टाइम भले ही हल्का सा ही अंतर हो, पर दूसरे से अंतर रखता है। अब इसका कारण क्या होता है? डीपर और लाइटर इन इट्स ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज वो धातु होती है जो कि घड़ी के निर्माण में यूज की जाती है। टिन का यूज होता है इसमें, और कॉपर का। तो टिन एंड कॉपर का बैलेंस करके ब्रॉन्ज धातु का जो घड़ी है उसका निर्माण होता है। तो पोइट बोल रहा है ईच डीपर और लाइटर इन इट्स ब्रॉन्ज। दोनों, हर घड़ी जो होती है ना, इसमें जो ब्रॉन्ज धातु होती है वो कितनी डीप है, कितनी ज़्यादा यूज़ की गई है, कितनी कम यूज़ की गई है। यानी कि डीपर और लाइटर से क्वांटिटी को शो किया गया है कि कितना ज़्यादा यूज़ हुआ है ब्रॉन्ज, कितना कम यूज़ हुआ है। बीटिंग आउट अ डिफरेंट सीक्वेंस, और हर घड़ी ये जो ब्रॉन्ज यूज हुआ है ना उसके कारण हल्का सा डिफरेंट सीक्वेंस टाइम की शो करती है। बीटिंग आउट यानी शो करना, प्रस्तुत करना। बीटिंग आउट अ डिफरेंट सीक्वेंस अलग ही समय को प्रदर्शित करती है। हर घड़ी एक अलग ही समय को प्रस्तुत करती है। ईच हाफ आवर, हर आधे घंटे में इन घड़ियों के समय में थोड़ा थोड़ा अंतर आ ही जाता है। ईच हाफ आवर, हर आधे घंटे में थोड़ा थोड़ा अंतर इन घड़ियों के टाइम में आता है। आउट ऑफ द एक्सीडेंट, और ये क्यों होता है? एक्सीडेंट
ली जो उसमें वो यूज की गई है धातु, एलोय यानी होता है मिश्र धातु, क्योंकि टिन एंड कॉपर दो धातुएं मिला करके तीसरी धातु बनी है ये ब्रोंज। तो इसलिए पोइट हमसे कह रहा है कि जो एलोय इसमें यूज की गई है, एक्सीडेंटली उसमें कितना मेजरमेंट का अंतर आ गया है, एक्सीडेंटली यानी कि जानबूझ करके नहीं, बल्कि बाय चांस जो अंतर आ जाता है उस मेजरमेंट में, भले ही वो बिल्कुल एक बाल के बराबर की कमी हो, तो भी उसके कारण किस प्रकार से घड़ी के समय में अंतर आता है वो इस एलोय पर निर्भर करता है। आउट ऑफ द एक्सीडेंट ऑफ एलोय अ मेकर्स शेकिंग हैंड, क्योंकि हो सकता है इस एलोय को यूज करते वक्त जिसने इसे बनाया है उस व्यक्ति का हाथ शेकिंग कपकपा गया हो, बनाने वाले का हाथ कपकपा गया हो और थोड़ा सा इन दोनों धातुओं का जो मेजरमेंट होना चाहिए उससे डिफरेंस आ गया हो, जिसके कारण क्या हुआ है कि ये समय का थोड़ा सा फर्क भी शो कर रही है। इन स्विट्जरलैंड, बनाने वाले कौन है, स्विट्जरलैंड के लोग। ये माना जाता है स्विट्जरलैंड वॉचेस के लिए काफ़ी फेमस कंट्री है, तो बोलता है स्विट्जरलैंड में बनी हुई ये जो घड़ियां है ना, इनमें जो बनाने वाला होता है उसके हाथ से हल्का सा भी शेक हो जाए ना तो परिवर्तन आ जाता है समय में। और द म्यूचुअल डिस्टेंसेस, और आपसी जो इनकी दूरियां होती हैं, कमेमोरेटिंग अ डोनर्स विम, वो किस पर निर्भर करती है, जिस दानदाता ने, एक्चुअल में क्या होता है, ये जो बड़े बड़े घंटा घर बनते हैं, डोनर यानी होता है दानदाता, दान देने वाला या उसको आगे बढ़ाने के लिए या उन घंटा घर को बनाने के लिए जो सहयोग कर रहा है। कमेमोरेटिंग का मीनिंग होता है किसी व्यक्ति की जो सहयोग है उसको सम्मान देना। तो यहाँ पर कमेमोरेटिंग अ डोनर्स विम का क्या मतलब है, एक दाता ने जो पैसा दिया है इस घंटा घर को बनाने के लिए, उसको सम्मान देने के उद्देश्य से इस घंटा घरों को बनाया जाता है। और जो इनमें समय की आपसी दूरियां होती है वो भी कहीं ना कहीं इस दान से ही प्रेरित होती हैं, कि कई बार ऐसा होता है किसी घंटा घर को निर्माण में अगर वो छोटा है तो शायद कम पैसा मिला हो या कम ज़्यादा पैसा मिला हो, तो इस तरीके से अंतर आ सकता है। अब यहाँ पर एक रेफरेंस और जो है ना उसे पहले ध्यान दीजिएगा, जब राइटर कह रहा है मेकर्स शेकिंग हैंड, लाइन पर ध्यान दीजिए, मेकर्स शेकिंग हैंड, बनाने वाले का हाथ जरा सा कपकपाया, तो क्या होगा, वो जो मिश्रण है उसमें फर्क आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से किसी धर्म विशेष के जो धर्म गुरु होते हैं ना, वो जरा सा भी गड़बड़ कर दें अपने शब्दों में लोगों को धर्म के प्रति प्रेरित करते वक्त, तो परिणाम क्या होगा कि लोगों की सोच में फर्क आ जाएगा, चेंज ऑफ माइंड हो जाएगा। इस चीज को रेफर करने की भी कोशिश की गई है। और नीचे जो ये है म्यूचुअल डिस्टेंसेस, म्यूचुअल डिस्टेंसेस कमेमोरेटिंग अ डोनर्स विम, ये वाली जो लाइन है इस पर भी ध्यान दीजिए। लोगों के बीच में जो आपसी दूरियां होती हैं वो किस कारण से होती है, डोनर यहाँ पर धर्म गुरु या धर्म की भावनाओं को प्रेरित करने वाले लोग, तो यहाँ धर्म गुरुओं से भी है। एक मीनिंग तो है घंटा घर को बनाने वाले जो डोनर्स हैं यानी कि दानदाता, और दूसरा मीनिंग है धर्म को आगे प्रेरित करने वाले लोग यानी कि धर्म गुरु। तो जैसे घंटा घर को बनाने के लिए दानदाता जब दान देते हैं तो उसी के अनुसार एक घंटा घर का निर्माण होता है, उसी के अनुसार धातुओं का मिश्रण उसमें यूज किया जाता है उसके निर्माण में। तो जिस प्रकार से दानदाता प्रभावित करते हैं घंटा घर के निर्माण को, और उसी आधार पर उनके समय में आपस में एक अंतर आता है, म्यूचुअल डिस्टेंस, ठीक उसी प्रकार से लोगों के बीच में म्यूचुअल डिस्टेंस क्या कब आता है, जबकि धर्म विशेष के धर्म गुरु अपनी बात को या धर्म के प्रति, विम यानी होता है सनक, अपने धर्म के प्रति अपनी जो सनक है उससे प्रभावित होकर के थोड़ा सा भी फर्क कर देते हैं, तो क्या होगा, फिर धार्मिक भावनाएं भी भड़केंगी या फिर शांति आएगी, दो चीजें होती हैं। पेरेनियल फ्यूड्स, या तो कभी ना खत्म होने वाले झगड़े हो जाते हैं लोगों के बीच में, और सीजनल अलायंस, या कभी कभी क्या होता है समय समय पर लोगों के बीच में शांति का माहौल भी बनता है। सीजनल यानी कि समय समय पर, मौसमी नहीं है यहाँ पर, समय समय पर है। अलायंस यानी समझौते का माहौल। इन दो तीन लाइनों से ये जो है मेकर्स मेकिंग हैंड,
शेकिंग हैंड, सॉरी, यहाँ से ये सीजनल अलायंस तक की लाइन जो है ना, यहाँ से पोइट ने अपने विचार को घड़ियों से ले जाकर के धर्म की ओर ले लिया है। इस बात पर भी ध्यान दीजिएगा, यहीं से सिंबॉलिकली वो चेंज करते जा रहे हैं। अब ये पेरेनियल फ्यूड्स एंड सीजनल अलायंस, धर्मगुरु जो होते हैं ना, उनके द्वारा कहे गए शब्दों से या उनके द्वारा कही गई बातों से लोग प्रेरित होते हैं, और परिणाम ये होता है कि कभी ना खत्म होने वाले या तो दंगे उत्पन्न हो जाएंगे, पेरेनियल यानी एवरलास्टिंग, कभी ना खत्म होने वाले, फ्यूड्स यानी दंगे झगड़े, और सीजनल अलायंस, या फिर कभी कभी क्या होगा, बीच बीच में थोड़ा शांति का माहौल भी बन जाता है अलग अलग धर्म के लोगों में। कौन कौन से ये अलग अलग धर्म? ऑफ हिंदू, क्रिश्चियन एंड मुस्लिम। आई थिंक क्लियर हो गई होगी बात आपको। रिपीट बार बार सुनिएगा ये जो मैं बोल रही हूँ उसे, क्योंकि यहाँ पर इन लाइनों में गहराई जो है उसी के कारण आगे की लाइंस कनेक्ट हो रही है। किस तरह से पोइट वॉचेस से मूव करके धर्म की ओर चला गया है, ये यहीं पर हुआ है। आगे देखिएगा, हिंदू, क्रिश्चियन एंड मुस्लिम, ऑफ हिंदू, क्रिश्चियन एंड मुस्लिम कट ऑफ समटाइम बाय अ चेंज ऑफ विंड। ये जो हिंदू, क्रिश्चियन एंड मुस्लिम है ना, ये माहौल में परिवर्तन आने के साथ ही एक दूसरे से कट ऑफ हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं। कट ऑफ यानी दूर दूर होना। बाय अ चेंज ऑफ विंड, चेंज ऑफ विंड का क्या मतलब है? माहौल में परिवर्तन। यहाँ हवा का परिवर्तन नहीं बता रहा है पोइट, बल्कि माहौल जो धर्मगुरु बनाते हैं उसमें जरा सा ही परिवर्तन आते ही क्या होता है, ये तीनों धर्म के लोग एक दूसरे से कट ऑफ कर जाते हैं। अ चेंज ऑफ माइंड, हवा में या माहौल में परिवर्तन आते ही लोगों की मानसिकता या सोच में परिवर्तन आ जाता है। चेंज ऑफ माइंड, सोच में परिवर्तन, मानसिकता में परिवर्तन। और अ सायरन बिटवीन द पीसेस ऑफ बैक स्ट्रीट क्वारल। अब बहुत प्यारी सी बात कही गई है, बैक स्ट्रीट क्वारल यानी कि गलियों मोहल्लों में जो छोटे छोटे झगड़े होते रहते हैं, दैट इज बैक स्ट्रीट क्वारल। पोइट बोल रहा है कि जो ये छोटे छोटे गलियों के झगड़े होते हैं ना, जो कि बहुत बड़ा इशू नहीं होते हैं, उनके पीछे भी इतना बड़ा माहौल गंदा हो जाता है धर्म के नाम पर कि पुलिस का सायरन बजने लगता है, यानी कि वो पुलिस तक पहुंचने वाली बात हो जाती है। जो छोटे मोटे आपसी झगड़े होते हैं वो भी देखिए। और अ सायरन बिटवीन द पीसेस ऑफ बैक स्ट्रीट क्वारल, जो गलियों में छोटे मोटे झगड़े होते हैं ना, उन छोटे मोटे झगड़ों के बाद पुलिस सायरन बज जाते हैं, ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है लोगों की मानसिकता या सोच के परिवर्तन के कारण। वन डे, फिर एक दिन क्या होता है, यू लुक अप, आप ऊपर की ओर देखेंगे। जब माहौल बिगड़ता है, छोटी छोटी बातों पर झगड़े बढ़ने लगते हैं, बैक स्ट्रीट क्वारल्स पर ही पुलिस सायरन बजने लगता है, तो समझ लीजिए एक दिन ऐसा होगा, वन डे यू लुक अप एंड सी वन ऑफ देम आईलेस, कि आप एक दिन नजरें ऊपर उठाएंगे और जो ये घंटा घर है ना, इनमें से किसी घंटा घर की आपको आंखें नहीं मिलेगी। एक घड़ी की आंखें क्या होती है, उसकी सुइयां, तो घड़ी की सुइयां तोड़ दी गई होंगी, एक दिन आपको दिखेगा साइलेंट, और ये घड़ी बंद हो चुकी होगी। अ जिगजैग स्काई शोइंग थ्रू द नॉक्ड आउट क्लॉकवर्क, आकाश में एक जिगजैग या तनाव का माहौल होगा, काला धुआं होगा। जिगजैग यानी अलग अलग धुएं की लाइनें बन जाना। यहाँ पर अ जिगजैग स्काई, आकाश में धुआं सा होगा। शोइंग थ्रू द नॉक्ड आउट क्लॉकवर्क, जो वो घंटा घर है क्लॉकवर्क, उस घंटा घर को तोड़ दिया गया है और उसके आसपास से धुआं या इस प्रकार की आड़ी तिरछी लाइनें आपको देखने को मिलेगी। जिगजैग का मतलब होता है आड़ी तिरछी लाइनें। ये धुएं की हो सकती है या फिर कुछ इस प्रकार से इस क्लॉक टावर को तोड़ा गया है कि आड़ी तिरछी दरारों वाली लाइनें इसमें बन चुकी हैं। ऐसा एक दिन आप देखेंगे, कब? जबकि लोगों के बीच में धार्मिक भावनाएं भड़केंगी और वो एक दूसरे से लड़ने को तैयार हो जाएंगे। तब आफ्टर अ रायट, ये कब होगा? क्लॉक टावर कब टूटेगा? जबकि दंगा भड़क चुका होगा। आफ्टर अ रायट, रायट यानी दंगा, झगड़ा। जब दंगा भड़केगा तो उसके बाद क्या होगा, ये क्लॉक टावर आप देखेंगे ऊपर नजर उठा करके टूट चुके होंगे। अ पीस मार्च
फिर लोग क्या करेंगे, ऐसा दंगा भड़केगा तो लोग क्या करते हैं, जब माहौल बिगड़ता है तो पीस मार्च करते हैं। पोइट बोलता है फिर पीस मार्च होती है, शांति के लिए की गई मार्च। अब इस मार्च में भी फिक्स नहीं है कि ये पीस मार्च पीसफुली हो जाएगी। नो, चांस बनता है कि कोई यहाँ पर आकर के ही टाइम बॉम्ब फेंक देगा। अब पीस मार्च, एक पीस मार्च होगी टाइम बॉम्ब, जिसमें हो सकता है फिर कोई आकर के बॉम्ब फेंक दे। तो ये सिचुएशन रहती है। धार्मिक जो है ना गतिविधियां होती है व्यक्ति की, बीच बीच में वो एक दूसरे से लड़ने लगते हैं धर्म के नाम पर, और इसी बीच में जो प्रकृति ने अपना कदम उठा दिया तो क्या होगा, सब शांति हो जाएगी, सब नष्ट हो जाएगा। या मनुष्य की जो ये अनावश्यक गतिविधियां है ना, एक एक मनुष्य को, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, कंट्रोल कर देगी। कौन करेगा, प्रकृति करेगी। कैसे करेगी, अ प्रिसाइज एक्ट ऑफ नेचर, प्रकृति एक छोटी सी क्रिया करेगी। इन अ नाइट ऑफ लाइटनिंग्स, एक पूरी रात बिजलियां गिरा देगी, नाइट ऑफ लाइटनिंग्स, पूरी रात बिजलियां गिरा करके प्रकृति एक छोटी सी क्रिया करेगी और सब चुप बैठ जाएंगे। फिर ना तो टाइम बॉम्ब की, ना दंगों की, और ना ही किसी पीस मार्च की जरूरत पड़ेगी। तो हमें इस प्रकृति से डरना चाहिए, जो कि हमारी गलत भावनाओं को कब कंट्रोल कर लेगी कोई पता नहीं है। हम खुद भी जानते हैं, अभी कई प्राकृतिक विपदाएं आई है, जैसे कि कोरोना काल में क्या हुआ था, कितने ही लोग अनावश्यक मरे। हम सब जानते हैं कितने ही लोगों ने अपनी जानें गंवाई जो ऑनेस्ट थे, ईमानदार थे। तो जब प्रकृति अपना गुस्सा दिखाएगी ना, तो फिर सबको नष्ट कर देगी। इसलिए अच्छा है कि हम क्या करें, हमेशा पीसफुली रहें, शांति से अपनी गतिविधियों को करें, एक दूसरे का नुकसान न करें। इस तरीके से पोइट यहाँ पर अपनी पोयम को कंप्लीट करता है। पोयम का मेरा एक्सप्लेनेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इट इज़ अ सिंसियर रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू एवरीवन।